यूक्रेन और रूस की जंग के बीच पुतिन के वफादारों में शामिल दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दे डाली कि अब रूस आराम से अपने दुश्मन देशों की समंदर के अंदर बिछी इंटरनेट केबलों को तबाह कर सकता है और कोई उसे कुछ कह तक नहीं पाएगा। मेदवेदेव की इस धमकी के पीछे पिछले हफ्ते छपी वो रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन रूस की नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में ब्लास्ट करने का प्लान बनाकर बैठा था और अमेरिका यह जानता था। इसलिए दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब रूस भी अमेरिका, ब्रिटेन और अपने बाकी दुश्मनों की समंदर में बिछी केबलों को नष्ट कर सकता है, क्योंकि जब पश्चिमी देश खुद रूस की नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को उड़ाने का प्लान बना रहे थे तो वो किस मुंह से रूस को रोकेंगे। रूस से गैस लेकर जर्मनी जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइनों में पिछले साल सितंबर में धमाके हुए थे। फिर पिछले हफ्ते अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छाप दी कि यूक्रेन भी उन पाइपलाइनों पर हमला करने की फिराक में था और अमेरिका को उसके प्लान की सारी जानकारी पाइपलाइनों में धमाके से 3 महीने पहले से ही थी। इसी बात पर मेदवेदेव ने चेतावनी दे डाली। इस बीच रूस के पड़ोसी और दोस्त बेलारूस ने दावा किया कि उसके यहां रूस के परमाणु हथियार पहुंचने शुरू हो गए हैं और उनमें कुछ परमाणु बम तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर गिराए गए परमाणु बमों से भी ताकतवर हैं। मार्च में ही पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस अपने कुछ परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करेगा, लेकिन रूस ने उन परमाणु हथियारों की तैनाती का वक्त जुलाई बताया था। पिछले हफ्ते भी पुतिन ने खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से कहा था कि 7-8 जुलाई तक बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों को रखने का बंदोबस्त हो जाएगा और उसके बाद रूस के न्यूक्लियर बम वहां पहुंचने लगेंगे। लेकिन लुकाशेंको ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेलारूस ने रूस के परमाणु हथियारों की डिलीवरी लेनी शुरू कर दी है और तो और उनमें कुछ न्यूक्लियर बम तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी बेलारूस ने यूक्रेन और अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दे डाली, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का भी पड़ोसी है और जापान पर बम अमेरिका ने गिराए थे और वो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया कि डॉनबास इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की फौज की उस टुकड़ी को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद उसके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक यूक्रेन के जिन सैनिकों ने डॉनबास में सरेंडर किया उनमें कई जवान बुरी तरह घायल थे जिन्हें अपनी मौत का डर सता रहा था। इसीलिए उन्होंने रूसी सैनिकों से उनकी जान बचाने में मदद करने की अपील की और इसके बदले सरेंडर का प्रस्ताव रखा। बताया गया कि इस दौरान यूक्रेन के करीब 8 से 10 जवानों ने रूसी फौज के आगे हथियार डाल दिए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। इस बीच यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। क्रीवी रीह में ही ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। वहां एक रोज पहले पुतिन की सेना ने क्रूज मिसाइल गिरा दी थी, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और वहां आग लग गई। क्रूज मिसाइल गिरने से वहां हर तरफ मलबा बिखर गया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। इस भयानक हवाई हमले में 11 लोगों की जान चली गई और 30 लोग जख्मी हो गए। दक्षिण यूक्रेन के इसी क्रीवी रीह शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। क्रीवी रीह पर हुए हमले को उन्होंने रूस की तरफ से किया गया आतंकी हमला बताया। Свідомий російський удар по звичайному місту лише हमले वाली जगह पर राहत और बचाव के लिए अलग अलग टीमें लगा दी गईं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बीते 10 दिन में रूस की तरफ से किया गया ये सबसे भयानक हमला था। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया को भूखों मरने की तैयारी में है। पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन के साथ हुए काला सागर अनाज समझौते को रद्द कर सकते हैं। रूस के मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने साफ कहा कि पश्चिमी देशों ने अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो वो काला सागर अनाज समझौते को रद्द कर देंगे, जिससे दुनिया के कई देशों में अनाज की भारी किल्लत हो जाएगी और कई देशों में भयानक भुखमरी आ जाएगी। असल में पिछले साल जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ और तुर्की की कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच काला सागर अनाज समझौता हुआ था, जिसके तहत रूस ने हामी भरी थी कि वो अपने कब्जे वाले काला सागर के रास्ते यूक्रेन से होने वाले अनाज निर्यात में रुकावट नहीं डालेगा। हालांकि उस समझौते के दौरान पुतिन ने कई शर्तें रखी थी और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ और पश्चिमी देशों पर उन शर्तों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। पुतिन की नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात पर है कि पश्चिमी देशों ने समझौते की शर्तों के बाद भी यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई की। इधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साने का दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध होने की बात सामने आई। मनोज साने पर 4 जून को अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या करने और पेड़ काटने वाली कटर मशीन से शव के टुकड़े करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज साने काफी समय से एक डेटिंग ऐप पर एक्टिव था और वो कई महिलाओं के साथ बातचीत करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में दूसरी महिलाओं के साथ आरोपी मनोज साने की चैट पुलिस को मिली है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी बात को लेकर मनोज और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज के मोबाइल की जांच के दौरान जानकारी मिली कि वो सेक्स एडिक्ट था। पुलिस को उसके फ्लैट से HIV पॉजिटिव होने पर खाई जाने वाली कुछ दवाएं भी मिली। हालांकि पुलिस को मनोज साने की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वो HIV पॉजिटिव था या नहीं। पुलिस ने अब तक मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साने और सरस्वती से जुड़े 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इस बीच मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के शव के 35 टुकड़े किए थे।
पुलिस के मुताबिक 7 जून को मनोज साने के घर से शव के टुकड़े बरामद किए गए थे और जब उनकी फोरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि आरोपी मनोज साने ने सरस्वती की हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज साने ने 3 जून की रात को 10 से 12 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोप है कि उसने सोची समझी साजिश के तहत यह मर्डर किया, क्योंकि मनोज साने ने इस हत्या से कुछ महीने पहले ही पेड़ और मार्बल काटने वाली मशीनें खरीदी थी। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि मनोज साने ने कुछ साल पहले सरस्वती से मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसने कई महिला दोस्त बना ली, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते थे। इधर पंजाब पुलिस ने लुधियाना में करोड़ों रुपए की लूटपाट के एक मामले को सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक लुटेरों का एक गिरोह एक निजी कंपनी के दफ्तर से करीब 8.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गया था, जिसके 5 सदस्यों को पंजाब पुलिस ने लुधियाना के पास मौजूद एक गांव से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूट की आधी रकम भी बरामद कर ली गई। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि 8.5 करोड़ रुपए की लूट की प्लानिंग इस गिरोह की मुखिया मनदीप कौर ने की थी, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगा दी गईं। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस लूटपाट में कुल 9 लोग शामिल थे, जिनमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी 4 लोगों की तलाश तेज कर दी गई। इस बीच पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान से भेजे गए 2.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद कर लिए, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई और ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे। लेकिन इसकी जानकारी मिलने पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने फिरोजपुर के मबोके गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने एक खेत से एक काले रंग का बैग बरामद किया, जिसमें 3 छोटे पैकेट में 2.5 किलो से ज्यादा हेरोइन थी, जिसे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए वहां गिराया गया था। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। उधर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने 9 तस्करों को दबोच लिया, जिनके पास से नशीला पदार्थ भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर के युवाओं में नशे की लत फैलाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। पकड़े गए तस्करों के पास से 2 किलोग्राम हेरोइन और करीब 70 लाख रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए 9 तस्करों में एक महिला भी शामिल है। इन लोगों को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में नशीला पदार्थ पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक सीमा पार बैठे आतंकी इन तस्करों के जरिए जम्मू कश्मीर में नशे की खेप भेजते थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के अखबार डॉन ने दावा किया कि सेना की सख्ती के आगे इमरान खान के सुर बदल गए। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तानी सेना के कानून के तहत इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है। और पाकिस्तानी अखबार डॉन ने दावा किया कि सेना के इसी डर से इमरान खान के तेवर ठंडे पड़ गए। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से इस मामले में बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फिर सरकार के किसी भी मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान का मानना है कि पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोगों के पास फैसले लेने की ताकत नहीं है। यही वजह है कि उनसे बात करना बेकार होगा। उधर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर बच्चों को मानव बम बनाने का आरोप लगाया। सबूत के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक बच्चे की तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें वो बच्चा आत्मघाती जैकेट पहना दिखा, जिस पर टीटीपी लिखा हुआ था। इसी वजह से पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए बच्चों को मानव बम बना रहा है। यही नहीं, तस्वीर में वो बच्चा हाथ में घातक हथियार लिए भी नजर आया। मतलब पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाला टीटीपी शहबाज शरीफ सरकार को घुटनों पर लाने के लिए बच्चों को बम बना रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि कुछ रोज पहले टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान से 2 बच्चों को अपहरण किया था, जिन्हें वो अब आत्मघाती हमलावर बनाने में जुटा है। इसीलिए पाकिस्तान ने उन इलाकों में रहने वाले लोगों से बच्चों के गायब होने पर फौरन सूचना देने की अपील की, ताकि बच्चों को मानव बम बनने से रोका जा सके। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया कि आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF पाकिस्तान पर भड़क उठी। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान का बजट है, जिस पर IMF ने आपत्ति जताई। और इसी वजह से मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि IMF ने पाकिस्तान को बजट में सुधार करने की सलाह दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भी माना कि IMF उसके नए बजट से खुश नहीं है और वो चाहता है कि पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को और बढ़ाए। मूडीज ने यह चेतावनी ऐसे वक्त में दी जब शहबाज सरकार IMF के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अगर पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिला तो वो दिवालिया घोषित हो सकता है।